अब हम लोग जो है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं 1 मोल ऑफ गैस के लिए। तो कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे? तो सबसे पहले फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए क्या होता है? पीवी इक्वल टू आरटी होता है। ये चीज़ को याद रखना है। फॉर 1 मोल ऑफ गैस पीवी इक्वल टू आरटी, फॉर एन मोल ऑफ गैस हो जाएगा पीवी इक्वल टू एन आरटी। ठीक है ना? फॉर एन मोल, ठीक है, मोल ऑफ आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एन आरटी होता है। तो हमको तो यूज करना है 1 मोल के लिए, ये इसको नहीं, ठीक है, इसको अभी यूज नहीं करेंगे, हम इसको यूज कर रहे हैं। दूसरा है, हमने इंथैल्पी का फॉर्मूला निकाला, डिफाइन किया था, क्या था? H इक्वल टू U प्लस पीवी। तो आइडियल गैस के लिए क्या हो जाएगा? U इक्वल टू U प्लस पीवी के बदले हम RT लिख सकते हैं, क्योंकि हम 1 मोल गैस के लिए कर रहे हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट with respect to t, ठीक है। हम लोग t के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैथमेटिक्स है, ज़्यादा दिमाग नहीं देना, जैसे डिफ्रेंशिएशन लिख रहे हैं वैसे लिख देना है, ठीक है। इसलिए बायोलॉजी वाले ज़्यादा दिमाग इसमें ना खपाएं, मैथ वाले तो समझ ही जाएंगे कि क्या डिफ्रेंशिएशन होता है। तो हम इस पूरे इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं h को विथ रेस्पेक्ट टू t, तो लिखेंगे डेल्टा h बाय डेल्टा t। u को जब विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा u बाय डेल्टा t, प्लस r कांस्टेंट है इसलिए इसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। r कांस्टेंट है इसलिए इसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, इसलिए r लिख दिए। और t को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के अगेंस्ट डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी कट गया, 1 हो गया। तो फाइनली क्या आया हमारे पास? डेल्टा h बाय डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा u बाय डेल्टा टी प्लस r, ठीक है। फाइनली आ गया। अभी तुरंत हम लोग कैलकुलेट किए हैं डेल्टा h बाय डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा h के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? QP बाय डेल्टा टी, और डेल्टा यू के बदले क्या लिख सकते हैं? QV बाय डेल्टा टी प्लस R। QP बाय डेल्टा टी क्या होता है? CP। QV बाय डेल्टा टी क्या होता है? CV प्लस R। तो क्या हो गया? CP माइनस CV इक्वल टू CP माइनस CV इक्वल टू R। यही रिलेशन हुआ CP माइनस CV के लिए। अगर यही n मोल गैस के लिए रहेगा तो हम यहाँ पर nRT देंगे, तो यहाँ nR आएगा, तो CP माइनस CV इक्वल टू nR आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ 1 मोल गैस के लिए, ठीक है। अगर n मोल गैस के लिए करेंगे, फॉर n मोल ऑफ गैस, अगर n मोल के लिए करेंगे तो रिलेशन यही होगा CP माइनस CV इक्वल टू R। यही रिलेशन है, क्योंकि जब 1 मोल गैस करेंगे तो n मोल, तो n यहाँ भी आएगा, n यहाँ भी आएगा, n यहाँ भी, वो सब n जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को 1 मोल गैस के लिए ये कैलकुलेट किए हैं। आपको पढ़ना भी है 1 मोल गैस के लिए ही है, n मोल गैस के लिए अभी पढ़ना नहीं है तो छोड़ो, दिमाग नहीं लगाते हो, ठीक है। आपके सिलेबस में सब 1 मोल के लिए ही कैलकुलेट किया गया है, तो 1 मोल के लिए ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, ठीक है। CP और CV का और एक रिलेशन होता है जो आप रेशियो के रूप में आता है, उसका कोई कैलकुलेशन तो नहीं बताएंगे, सिर्फ जो है आप उनको याद रखेंगे, ठीक है।
ये एक रिलेशन हो गया Cp माइनस Cv इक्वल टू R फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, फिर 1 मोल ऑफ गैस के लिए ही और भी रिलेशन है। ठीक है, होता क्या है Cp बाय Cv, इसको हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, रेशियो। ठीक है, Cp और Cv के रेशियो को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये याद कर लेंगे। फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस गामा इक्वल टू होता है 1-67। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, गामा इक्वल टू ये होता है और Cp का वैल्यू होता है 5R/2 एंड Cv का वैल्यू होता है 3R/2। ठीक है, तो Cp इतना होता है मोनो एटॉमिक के लिए और Cv इतना होता है मोनो एटॉमिक के लिए। दोनों का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, गामा का वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से फॉर डायटोमिक गैस के लिए डा का वैल्यू जो होता है 1.40 होता है। ठीक है, Cp हो गया 7R/2 और Cv जो हो गया 5R/2। ठीक है, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक गैस कौन है, इसका एग्जाम्पल हो गया इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस जो नॉबल गैस जिसको बोलते हैं इनर्ट गैस। डायटोमिक गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया। ठीक है, Cl2 हो गया, ये सब के लिए। ठीक है, उसके बाद ट्राई एटॉमिक गैसेस, तो ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए क्या लिख सकते हैं, ट्राई एटॉमिक गैस में एग्जाम्पल ले सकते हैं, ओजोन का ले सकते हो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो, ट्राई एटॉमिक हो गया ऐसे। ठीक है ना। अब जो है, अब क्या लिखेंगे, फॉर ट्राई एटॉमिक गैस गामा इक्वल टू कितना होता है 1.30। ठीक है, Cp क्या होता है 4R एंड Cv इक्वल टू 3R। तो ये हुआ Cp और Cv का रिलेशन, Cp माइनस Cv R होता है। और उसका Cp बाय Cv जो होता है हर गैस के लिए अलग अलग होता है। Cp माइनस Cv तो सारे गैस के लिए एक ही होता है, Cp माइनस Cv R होता है सारे गैस के लिए। लेकिन Cp बाय Cv यानी Cp और Cv का जो रेशियो है वो मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये है, डायटोमिक गैस के लिए ये है, ट्राइएटॉमिक गैस के लिए ये है। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेशन करने नहीं देगा, ये वैल्यू खाली यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में आपको ये सब काम देगा। ठीक है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए कहा जाएगा, तो वो मैंने बता दिया, तो उसको आप इस्टेब्लिश करेंगे। ये रिलेशन इस्टेब्लिश करने नहीं कहेगा आपको, बस इसका वैल्यू याद रखना है कि Cp बाय Cv जो है मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए अलग अलग होता है। Cp और Cv का वैल्यू सब जगह अलग अलग होता है, तो इसीलिए वो सब याद रखेंगे और फिर न्यूमेरिकल में आपको काम देगा ये सब। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। आप लोग केमिकल इक्वेशंस पढ़ ही चुके हैं, तो थर्मोकेमिकल इक्वेशन और थर्मोकेमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस। अब जानते ही हैं कि हीट एनर्जी के टर्म में अगर देखा जाए, एनर्जी के टर्म में देखा जाए
तो दो तरह का केमिकल रिएक्शंस होता है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। यानी हीट एनर्जी रिलीज भी होता है, एब्जॉर्ब भी होता है। रिलीज हुआ तो एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्ब हुआ तो एंडोथर्मिक। तो ये जो हीट एनर्जी इन्वॉल्व है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जब उसको भी हम मेंशन कर देते हैं केमिकल इक्वेशन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैसे जो है मेंशन किया जाता है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिए सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ये रिएक्शन कर गया ऑक्सीजन से, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और दोनों रिएक्शन करने के बाद बनाया सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो ये हो गया हमारा केमिकल अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं, तो दे दिए 3 2 6 हो गया, 4 ये का बैलेंस हो गया। ये जो है केमिकल इक्वेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन को हम लोग थर्मो केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। कब बोलेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग दिखा रहे हैं 2SO2 G प्लस जी, फिजिकल स्टेट्स मेंशन कर दिए हैं, 2SO3 G प्लस, ठीक है, 694, ठीक है, 694.6 किलो जूल। अब हो गया ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन। प्रोडक्ट की तरफ प्लस साइन देकर के हीट एनर्जी को शो किए हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक। ये क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि हीट एनर्जी इसमें रिलीज हुआ है, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हीट एनर्जी रिलीज हुआ है, यहाँ इक्वेशन में प्लस करके लिखा है ना। अब इसी को हम दूसरे तरीके से रख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी। इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी इतना हीट एनर्जी रिलीज हुआ है, इसलिए लिखेंगे डेल्टा H इक्वल टू माइनस 694.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। यहाँ लिखना किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये जो दोनों इक्वेशन हमने अभी लिखा, ये दोनों, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो जब हम लोग इक्वेशन में हीट एनर्जी जो भी इन्वॉल्व हो उसको जब हम मेंशन कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर हीट एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें एनर्जी रिलीज हुआ, एक एग्जांपल लेंगे जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब जैसे रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन सॉलिड है, सल्फर भी सॉलिड है, दोनों को जब रिएक्शन करवाएंगे तो बनता है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइसल्फाइड को हम लोग लिक्विड फॉर्म में लेंगे, तब रिएक्शन होगा। कार्बन जो है रहेगा सॉलिड फॉर्म में और सल्फर जो है लिक्विड फॉर्म में, तब ये कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा लिक्विड फॉर्म, ठीक है। इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तो हीट एनर्जी जब एब्जॉर्ब होता है तो इसके ऊपर लिख देते हैं। तो हम, तो अभी ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। अभी ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। ये क्या है, केमिकल इक्वेशन। अब इसी को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, कार्बन प्लस
सल्फर लिक्विड फॉर्म में, और ये एनर्जी कितना इस रिएक्शन को कराने के लिए चाहिए 92 किलो जूल चाहिए। कितना चाहिए? 92 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये हो गया थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? कार्बन सल्फर रिएक्ट किया, ठीक है, CH2 लिक्विड में बना, डेल्टा H, यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ इसलिए प्लस 92 किलो जूल पर मोल। ये दोनों जो है थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। ये दोनों हो गया थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो यही है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। तो जब एंडोथर्मिक होगा तो प्लस में लिखेंगे, एक्जोथर्मिक रहेगा तो चेंज इन इंथैल्पी माइनस में लिखेंगे। तो दो तरीके से जो है चेंज इन इंथैल्पी को लिखा जाता है। एक तो इसको हम यहाँ लिखते हैं, या इसको हम यहाँ पर प्लस करके यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे इसी को हटा देंगे यहाँ से, प्लस 92 किलो जूल पर मोल, और उसके बाद एरो साइन देंगे। तो ये हो गया 92 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये तीन तरीका है लिखने के लिए, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया? थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जिसमें कि हीट एनर्जी जो इन्वॉल्व है उसको भी मेंशन कर देते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जब हीट एनर्जी इन्वॉल्व रहता है उसको भी मेंशन कर देते हैं, तब ये कहलाता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, ये सब डिस्कस करेंगे। अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे इस पर आगे, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ थर्मोकेमिकल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।